हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट क्लासेस विद चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सीटेट में नया चैप्टर करेंगे ज्योग्राफी का, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो नई बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल मतलब होता है जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि हमारा जो लिथोस्फेयर वो एरिया है, एक ठोस एरिया जो मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है, जिस पर हम लोग रहते हैं। भागों में हमने इसे तोड़ा था। एक थे हमारे कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप, और दूसरे थे हमारे ओशियंस मतलब हमारे महासागर। तो लिथोस्फेयर को हमने दो भागों में तोड़ दिया था कि जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकले तो थोड़ी सी रोड में जाते हुए कहीं पर आपको दिखेगा कि रोड में कहीं गड्ढा है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कहीं पर ऊंचा उठा हुआ हिस्सा दिखेगा। तो ये क्यों है? तो ये जो पृथ्वी के जो स्थल के अलग अलग रूप पाए जाते हैं, ये दो प्रकार की क्रियाओं से होता है। पृथ्वी के अंदर और बाहर दो क्रियाएं हो रही हैं, दो क्रियाएं। एक होती है उसकी आंतरिक क्रिया और दूसरी होती है उसकी बाहरी प्रक्रिया। अब आंतरिक क्रिया क्या होती है? देखिए, कुछ अगर हम देखें पृथ्वी को, अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है सबसे बाहर का, इसी भूपर्पटी, याद रखिएगा, भूपर्पटी या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर की लेयर जो पृथ्वी की है, ये जो हमें दिखाई दे रही है, यहीं पर हम लोग प्राणी, जो भी पादप जगत हो गया या प्राणी जगत हो गया, हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग, ये सब इस वाली लेयर में, सबसे ऊपर वाली परत में हम लोग रहते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं, भूपर्पटी या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए, अगर हम इस भूपर्पटी से अंदर की तरफ खुदाई करें, अंदर की तरफ खुदाई करके अंदर जाना चाहें तो क्या होगा? धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें तो हमें पृथ्वी की एक दूसरी परत मिलेगी, जिसे बोला जाता है मेंटल। पहली होती है हमारी भूपर्पटी, दूसरी होती है हमारी मेंटल, दूसरी वाली लेयर को हम ये बोलते हैं तो, और ये क्या है? लिक्विड क्या है? ये लिक्विड मैटर में पाई जाती है, या लिक्विड मैटर को हम मैग्मा बोलते हैं। है कि यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है पृथ्वी का, बहुत ज़्यादा मैग्मा। ये जो परत है, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि इस तरह की कुछ ऐसी प्लेटें, ये स्थल के, ये इसको स्थल मंडल ही बोला जाता है। स्थल मंडल का सबसे नीचे की प्लेट क्या कर रही है? इस वाले लिक्विड पोर्शन में तैर रही है, याद रखिएगा। और ये जो तैर रही हैं, ये लगातार इनमें क्या हो रही है? हलचल हो रही है। जो हमारा स्थल मंडल है, बोल सकते हैं कि अभी भी क्या है? हिल रहा है, हिलडुल रहा है। लेकिन ये इतनी धीरे हिलता है, इतनी धीरे गति करता है ये, कि हमें महसूस ही नहीं होता। इस तरह से है हमारी महासागरीय प्लेट, ये ओशियन वाली हो सकती है, और ये महाद्वीपीय, ये कॉन्टिनेंट्स वाली। तो ये क्या करती हैं? आपस में कई बार टकराती हैं। ये क्या होता है? ये मैग्मा क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे मैग्मा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। कोई भी लिक्विड हो, मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी लिक्विड पाया जाता है तो वो क्या होगा? चलायमान होगा, ऊपर नीचे घूमता रहेगा लिक्विड पोर्शन। तो लिक्विड पोर्शन के ऊपर ही जस्ट ये सबसे नीचे ये ऐसे ये प्लेटें पाई जाती है, ये पतली पतली। ये क्या करती है? कई बार एक दूसरे के, ये मैग्मा क्या करता है? कई बार इन प्लेटों को आसपास ले आता है, बिल्कुल पास में, तो ये टकराती हैं। कई बार इन प्लेटों के बीच में जाके इन्हें दूर कर देता है, समझ गए? कई बार ये पास आ जाती हैं, कई बार ये दूर चली जाती हैं, और कई बार क्या होता है? ये प्लेटें एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। और ज़्यादातर क्या होता है? ये जो हमारी ओशियन प्लेट है, ये हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे ही दबती है ज़्यादातर, क्योंकि हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी कि महाद्वीप वाली जो लैंड है, स्थल है, वो ज़्यादा मोटा है बजाय ओशियन वाली प्लेट के, याद रखिएगा। तो इनसे ही जब जब ये टकराती हैं, जब जब ये हिलती हैं, और किसकी वजह से हिल रही हैं? जो पृथ्वी की दूसरी परत है, जो लिक्विड पोर्शन पाया जाता है मेंटल में, उसकी वजह से स्थल क्या हो रहा है? बार बार हिल डुल रहा है। क्योंकि ये स्थल किसके ऊपर खड़ा हो रखा है? ये स्थल एक लिक्विड मैग्मा के ऊपर क्या हो रहा है? ये झूम रहा है, घूम रहा है ये स्थल भी इसके साथ।
ठीक है, तो इसी को बोला जाता है पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया। इसी की वजह से क्या होता है, कहीं पर आपको कहीं पर उठा हुआ हिस्सा दिखता है आपको, तो कहीं धंसा हुआ हिस्सा, धंसा हुआ। कहीं पर हमारी पृथ्वी क्या होती है, उठी हुई है, और कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, क्योंकि ये गति क्या हो रही है, अंदर से बाहर की तरफ हो रही है, याद रखिएगा। तो जो अंदर से बाहर होता है उसको क्या बोला जाता है, आंतरिक गति। और उसी के कारण क्या हो रहे हैं, जो स्थल रूप है, जो स्थल मंडल है हमारा, बार बार हिल रहा है। दूसरा हो गया हमारा बाह्य प्रक्रिया। ये तो था हमारा अंदर से बाहर, ठीक है। अब एक होता है पृथ्वी के बाहर से आती है। देखिए हर चीज़, इससे भी क्या हो रहा है, ये जब अंदर की प्रक्रिया हो रही है तो इससे भी क्या हो रहा है, कहीं पर तो स्थल टूट जा रहा है और कहीं पर स्थल बड़ा ऊंचा हो जा रहा है, उठ जा रहा है। और कई बार बाह्य क्रिया, कई बार क्या होता है कि हवा, पानी या फिर बर्फ़, कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवा आई और उसने क्या किया, पृथ्वी के स्थल रूप से टकराई और उसको तोड़कर वो दूसरी तरफ ले गई। ये हमारा स्थल का भाग है। हवा आई तेज़ी से और क्या किया, ये वाले टुकड़े को तोड़कर क्रैक करके कहाँ ले गई, दूसरी जगह ले गई। तो क्या हुआ, स्थल के रूप को परिवर्तित कर दिया इसने। यहाँ पर जो ये था वो अब कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, समझ गए। इसने ब्रेक करा इसे और ये उठाकर इसको दूसरी जगह ले गई। याद रखिएगा, ये माध्यम कोई भी हो सकता है। कई बार हवा, बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं तो क्या होता है, बड़े बड़े तूफ़ान अपने साथ जब वृक्षों को, पेड़ों को भी ले जाते हैं, उड़ा के ले जाते हैं, तो पेड़ों के साथ क्या होता है, वहाँ का जो हिस्सा होता है मिट्टी वाला, वो तक भी उखड़ के कई बार चला जाता है, तो वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। वो किसकी वजह से हुए, बाह्य कारक, याद रखिएगा। और ये बाह्य कारक 3 प्रकार के होते हैं, 3 क्रियाएं होती हैं, बाहरी क्रियाएं। ये माध्यम है, हवा से, पानी से और बर्फ़ से, ये माध्यम है जो पृथ्वी के स्थल को बदलता है। लेकिन वो कौन कौन से वो है प्रक्रिया, एक है हमारा अपक्षय, अपक्षय, दूसरा है हमारा अपर्दन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, और तीसरा है हमारा निक्षेपण। क्वेश्चन आएगा, अपक्षय मतलब होता है जैसे हवा आई तेज़ी से, ऐसे स्थल है उसने उसको काट दिया। हवा आई और एक भूमि के टुकड़े को तेज़ी से, या पानी का तेज़ बहाव आया मॉनसून में और क्या किया, वो भूमि के अंदर रिसा और उसको तोड़कर अलग कर दिया। तो टूटना, सिर्फ टूटना क्या होता है, अपक्षय। याद रखिएगा, टूटना, सिर्फ क्रैक पड़ा जब पृथ्वी के किसी स्थल पर, तो उसे बोला जाएगा अपक्षय। जब ये टूटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे कर कर आगे चला जाता है, किसके माध्यम से, तेज़ बारिश आई और उसने इस हिस्से को तोड़ दिया और ये हिस्सा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से। किसके माध्यम से, पानी, या फिर हवा तेज़ आई और उस टूटे हुए टुकड़े को अपने साथ ले गई दूसरी जगह। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे बोला जाता है अपर्दन। याद रखिएगा, एक तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अपर्दन क्रिया क्या होती है, टूटे हुए हिस्से को हवा या पानी की सहायता से क्या करती है, दूसरी तरफ ले जाती है। सिर्फ जब एक चीज़, टुकड़ा टूटा तो वो था हमारा अपक्षय, लेकिन वो टूटा टुकड़ा जब हवा और पानी के माध्यम से दूसरी जगह बहकर या फिर हवा में तैरकर आगे बढ़ा तो उसे कहा जाता है अपर्दन। और जब वो टूटा टुकड़ा, ये टूट कर टुकड़ा क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा हो गया। याद रखिएगा, यहाँ पर ये टूटा, यहाँ पर ये टूट गया था टुकड़ा, ठीक है, ये उड़कर गया, ये दूसरी जगह पर क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा होना। तो निक्षेपण होता है इकट्ठा होना। यहाँ टूटा, टूटकर हवा और पानी उसे दूसरी जगह ले गई और दूसरी जगह पर उन्होंने क्या किया, उसको एक तरह से इकट्ठा कर दिया, तो उसको बोला जाता है हमारा निक्षेपण। ऊंचाई या फिर ढाल, जो ढाल होती है उसके आधार पर हम जो है स्थल के रूपों को 3 भागों में बांट सकते हैं, पर्वत, पठार और मैदान।
ऊंचाई या ढाल के आधार पर हम स्थल रूप सब जगह एक जैसा नहीं है। अगर हम सबसे पहले स्थल का रूप देखें तो सबसे पहला रूप हमें पर्वत नज़र आता है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, याद रखिएगा। इसलिए सबसे पहले वाले में आ जाते हैं हमारे पर्वत। क्या होते हैं? नेचुरली, यानी प्राकृतिक ऊंचाई है हमारी पृथ्वी की, प्राकृतिक ऊंचाई। इसे हम मनुष्य ने नहीं बनाया, ये अपने आप नेचुरली जो आंतरिक क्रियाएं हो रही है उसके द्वारा ये बन रहा है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक ऊंचाई है पृथ्वी की, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि ये इसका कोई भूमि से 600 मीटर ऊंचे हिस्से को क्या बोला जाता है? कम से कम उसकी मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए? 600 मीटर होनी चाहिए, याद रखिएगा। वही क्या कहलाएगा? हमारा पर्वत कहलाएगा। तो क्या है, कई पर्वत इतने ऊंचे होते हैं कि वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं, याद रखिएगा। कई पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं और वो क्या होते हैं? इतने ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं? बादल भी उनके नीचे नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। और ऊपर होने, ऊंचाई के साथ साथ क्या हो जाता है? धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जलवायु ठंडी होना शुरू हो जाती है। और जब हवा ऊपर ठंडी हो जाती है तो क्या हो जाती है? जो हवा होती है, जो भी उसमें पानी होता है वो जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि हवा में क्या होती है? नमी जो होती है, ऊपर से गर्मी नहीं मिलती, तो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होता है? जो हवाएं होती हैं उनमें नमी जो होती है वो बर्फ़ बन जाती है, इस तरह की कुछ। तो जो बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको दिखते हैं जिनकी 8000 से ज़्यादा ऊंचाई है, ज़्यादातर जो हमारे हिमालयाज़ रेंजेस हैं, क्या है वो? ये ऊपर का हिस्सा जो होता है इनका बर्फ़ से ढका हुआ होता है, याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ज़्यादातर पर्वत, एक तो उनकी प्राकृतिक ऊंचाई होती है 600 मीटर से अबव होते हैं। दूसरा क्या होता है? पर्वत का जो ऊपर का हिस्सा होता है, टॉप, क्या होता है? एकदम टॉप क्या होता है इसका? बिल्कुल संकरा होता है। संकरा मतलब बिल्कुल छोटा सा इनका दायरा होता है, घेरा। और ये इसका क्या होता है? ब्रॉड होता है। आधार, आधार कैसा होता है इसका? चौड़ा। कभी आपने कोई पर्वत देखा होगा तो क्या होता है? पर्वत नीचे से तो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, और अगर धीरे 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 ऊपर जाएंगे तो ये हिस्सा क्या होता जाता है? धीरे धीरे कम होता जाता है। संकरा यानी छोटा होता जाता है, क्योंकि उसका आधार चौड़ा है और ऊपर जो शीर्ष है उसका शीर्ष कैसा है? इसका संकरा। और जो पर्वत के जो ये वाली ढाल होती है, ये हम याद, ऊबड़ खाबड़ होती है, ये ऊबड़ खाबड़। उसका रीज़न क्या है? कि जो पर्वत होते हैं हमारे इस तरह के, बार बार इसमें क्या होती है? हवाएं आती हैं, क्योंकि इतने ऊंचे पर्वत है ये, तो बार बार हवा आती है, टकराती है और वापस क्या होती है? जाती है। बारिश आती है, बारिश या पानी बोल सकते हैं, जो रूप है पानी। मैंने कहा था ना कि ये दो चीज़ें काटती हैं, या फिर पानी या फिर बर्फ़। बार बार जब बारिश आती है तो अंदर अंदर धंस जाती है और क्या करती है? पर्वतों को काटते हुए जाती है। तो इसकी जो ये ढाल है ये क्या हो जाती है? ये ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, कभी हवा से और कभी बारिश, या फिर कभी बर्फ़ की जो बर्फ़ पाई जाती है जो ऊपर, उससे, या फिर पानी, कुछ भी माध्यम, मैंने कहा कोई भी हो सकता है। कैसे हो जाती है इसकी ढाल? ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, क्योंकि ये बार बार आती है और अपर्दन कर देती है, तोड़ती है, अपक्ष है। और उसके बाद क्या होती है? हवा उड़ा कर ले जाती है, कुछ पानी कुछ नीचे की तरफ ले आता है। अपर्दन और अपक्ष की वजह से क्या होता है? इसमें ढाल इसकी ऊबड़ खाबड़ पाई जाती है। पर्वत इतने ज़्यादा ऊंचे हैं कि क्या होता है उनमें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उनमें बर्फ़ जमी हुई होती है, तो इन्हें बोला जाता है हिमाद्री। जब से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ये क्या होते हैं कि ये जो पर्वत है ये हमारे बादलों से भी ऊपर होते हैं। कई पर्वत जिनकी हाइट क्या होती है? 8000 प्लस होती है मीटर से, उनके क्या ऊपर पाए जाते हैं एकदम। तो ऊपर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, मैंने आपको बताया जलवायु ठंडी होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर क्या पाई जाती है? हवा ठहर जाती है, और जो पानी होता है वो धीरे धीरे यहीं पर ही जमा हो जाता है। और बार बार जब इसमें जमा होती है बर्फ़, तो यहाँ पर बर्फ़ की नदियाँ बन जाती हैं, और इन्हीं नदियों को क्या बोला जाता है? हिमाद्री बोला जाता है, याद रखिए। और कई बार ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक ऐसा पर्वत है जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। एक है हमारा मोनाकी, ये हमारा है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में है हमारा ये पर्वत। 10,205 मीटर है इसकी हाइट। समुद्र में पाया जाने वाला पर्वत कौन सा है? मोनाकी पर्वत। अब वो क्यों है?
देखिए समुद्र के नीचे भी मैंने आपको बताया था स्थल ही है, समुद्र के नीचे भी क्या पाया जाता है, ऐसे स्थल पाया जाता है, और उसके ऊपर क्या है, पानी है। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है मोनाकी, और ये कहाँ है, हमारा प्रशांत महासागर में। और स्थल में पाए जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अगर हम 8000 से ऊपर देखें तो और एग्जाम्पल इसके ये हैं, 8000 से प्लस, 8000 मीटर से प्लस। पहला तो हमारा एवरेस्ट है, दूसरा है हमारा K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, ये क्या है, हमारा POK वाले एरिया में है। तीसरा है हमारा कंचनजंगा, एक है हमारा धौलागिरी, मकालू नेपाल और उसके बीच में बॉर्डर में इंडिया के। तो ये कुछ ऐसे पर्वत है जिनकी हाइट क्या है, 8000 मीटर से ऊपर है। पहाड़ी क्या होती है, अगर पर्वत का ही छोटा रूप, पर्वत का ही क्या है, ये छोटा रूप है कुछ इस तरह से, और पर्वत ऊंचे होते हैं ये, और इसकी हाइट क्या होती है, बिलो यानी -600 मीटर होती है। 3 प्रकार के पर्वत मोस्टली हमारे पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर। एक होते हैं हमारे वलित पर्वत, ये अच्छे से करना, एक होते हैं भ्रंशोत, और एक होते हैं हमारे ज्वालामुखी पर्वत। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्थल है, जो पृथ्वी का स्थल रूप है, क्या हो रहा है, वो मेल्टेड जो पोर्शन है पृथ्वी का, जो मैग्मा है, सेकंड वाली लेयर के ऊपर तैर रहा है। तो जब वो लेयर, कई बार क्या होता है कि ये प्लेटें, ये स्थल वाली है ओशियन, और ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी थी क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय, और ये ओशियन प्लेट। तो यही प्लेटों को ये टेक्टोनिक प्लेट से बोला जाता है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, जब ये इस दूसरे के नज़दीक आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये जो हिस्सा है ये उठ जाता है। जब ये नज़दीक आई तो इन्होंने ज़ोर लगाया, फोर्स लगाई, ऐसा दाब मारा कि जो हिस्सा था वो ऊपर उड़ गया, समझ गए, वो हिस्सा ऐसे उड़ गया। फिर उन्होंने और ज़ोर लगाया तो वो हिस्सा और मुड़ गया, और ज़ोर लगाया और मुड़ गया। तो कुछ इस तरह के हमें पर्वत दिखाई देते हैं, इन्हें बोला जाता है फोल्ड माउंटेन्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है, फोल्ड माउंटेन्स। जब टेक्टोनिक प्लेट, जब स्थल रूप आपस में आके पास आ जाते हैं, और क्या होते हैं, जब ये पास आएंगे तो क्या होंगे, इनके जो किनारे हैं क्या होंगे, ऊंचे उठने शुरू हो जाते हैं इस तरह से। और ये एक ही नहीं होते, एक बार इसने इधर घुमाया फिर इधर, तो कुछ ऐसे पाए जाते हैं, फिर पैरेलल ऐसे पाए जाते हैं, फिर ऐसे पाए जाते हैं। तो एक ही पर्वत की कई श्रृंखलाएं पाई जाती है पैरेलल, याद रखिएगा। एक जगह से उठाया तो ये वाली रेंज बन गई धीरे धीरे, फिर दूसरी बार आए तो फिर ये बन गई। तो जब ये पास में आ रही है टेक्टोनिक प्लेट्स, तो क्या बना रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है वलित पर्वत। एग्जाम्पल है हमारा हिमालय और एल्स का है हमारा इटली में। ये दोनों क्या हमारे नवीन वलित पर्वत हैं। अब आप कहेंगे नवीन क्या है, ये नवीन वलित पर्वत मतलब अभी अभी इनका निर्माण हुआ है, ज़्यादा पुराने नहीं है। जब से हमारी अर्थ बनी है तो कुछ इस तरह से, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी अर्थ है, और हमारी अर्थ में जो आज हमें नज़र आते हैं ना, हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग है। ये हमारा भारत है, एशिया, ये यूरोप है, ये अमेरिका है। तो पहले क्या थे, ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे कुछ इस तरह से, पूरा एक ही था ये हिस्सा। और इस पूरे हिस्से को बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था, पेंजिया। हमारे हिमालयाज़, जब हम पेंजिया वाले एरिया में रहते थे, नीचे रहता था हमारा भारत देश, याद रखिएगा गोंडवाना लैंड बोला जाता है नीचे के। तो तब क्या था, तब हमारे पास हिमालय पर्वत नहीं था। जब धीरे धीरे अर्थ में कहते हैं ना कि धीरे धीरे बदलाव आया, और धीरे धीरे ये जो कॉन्टिनेंट से एक दूसरे दूर जाने लगे, तो हमारा जो भारत देश था, हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। ऑस्ट्रेलिया हमसे चिपका हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो नीचे की तरफ चला गया और हम लोग चले गए ऊपर की तरफ। और जब हम ऊपर गए तो हमसे क्या टकराई, यूरेशियन प्लेट। इसे बुलाते हैं यूरेशियन प्लेट। किससे टकराई, इंडियन प्लेट से। इंडियन प्लेट से टकराई तो क्या हुआ, जब ये एक दूसरे से टकराए, मैंने कहा ना जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या हो गया, इनके बीच में जो स्थल का भाग था वो इस तरह से मुड़ गया।
और यहाँ पर बन गए हमारे हिमालय पर्वत। तो जब ये गोंडवाना का हिस्सा था तब नहीं था हिमालय, तो हिमालय कब बना है, जब इंडिया ऊपर आया, यूरेशियन से टकराया। तो इसीलिए हिमालय को क्या बोला जाता है, नवीन वलित पर्वत। फोल्डेड है लेकिन क्या है, नया वाला। ऐसी एल्प्स इटली का, यूरोप का एक हिस्सा क्या है हमारा, इटली भी है, आपको पता है। तो वहाँ पर भी जो एल्प्स पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो भी नई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसलिए इसे नवीन वलित बोला जाता है पर्वत। दूसरा है हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली। अरावली भी क्या है हमारा, वलित पर्वतीय इस तरह का। लेकिन अरावली अगर देखें तो जब हम इंडिया, हमारा भारत देश गोंडवाना लैंड यानी पेंजिया का एक हिस्सा था, तब से अरावली रेंजेस है हमारे यहाँ। इसलिए विश्व की सबसे पुरानी अगर वलित पर्वत श्रृंखला बोला जाए, फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं, तो अरावली को बोला जाता है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। ये पहले भी पाई जाती थी और आज भी पाई जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। विस्तार दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक जाता है, इतनी बड़ी है। लेकिन बार बार अपर्दन होकर इसकी जो ऊपर की जो वो है ना, ये हिस्से, ये वाले, ये जो शीर्ष है, ये धीरे धीरे क्या हो गए, अपर्दित हो चुके हैं। तो इसकी जो हाइट है धीरे धीरे कम होती गई है। दूसरी है हमारी एंडीज़, ये भी क्या है, सबसे पुरानी है। एंडीज़ आपको पता ही कहाँ है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। वो भी क्या है हमारी पुरानी वाली में आ जाएगी। एप्लेशियन और एक और है हमारा यूराल माउंटेन। बताया भी था मैं कि यूरोप और एशिया को जो अलग करता है माउंटेन, ये वही वाला है यूरल माउंटेन, ये ऑलरेडी था। तो ये पुरानी है पर्वत श्रृंखलाएं। कैसी हैं ये, फोल्डेड कुछ इस तरह से। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है हमारी, हिमालय और एल्प्स। और पुरानी कौन सी है, अरावली, एंडीज, एप्लेशियन, यूरल। इसमें आती हैं प्लेटें, तब तो हमारे क्या होते हैं, फोल्ड बन जाते हैं इस तरह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, इस पर जो स्थल, जो प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, इसको बाहर की तरफ खींचती हैं। प्लेटें क्या होती है, मैंने आपको बताया, जो मैटर, जो लिक्विड चल रहा है, कई बार वो प्लेटों को पास ले आता है और कई बार वो बीच में घुस के उनको अलग कर देता है। तो जब वो अलग करता है तो धीरे धीरे जब ये खींचती हैं तो ये प्लेटें कुछ इस तरह से टूट जाती हैं। जब बार बार इसमें से मैग्मा जाएगा ऐसे, ये बार बार जो मैग्मा है, ये लिक्विड मैग्मा ऐसे जाता है, बार बार तोड़ता जाता है इसको ऐसे, इस तरह से करके। तो ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ये नीचे आ जाता है, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, कई बार ऊपर चला जाता है। और ऊपर उठे हिस्से को उत्खंड बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को गैबरॉन बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ब्लॉक से बन जाते हैं ऐसे, इसे इंग्लिश में बताता है ब्लॉक माउंटेन। क्या बन जाते हैं, ब्लॉक से बन जाते हैं ऐसे, जिसे क्या बोला जाता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। क्या होता है, जब, समझ गए, जब ये प्लेटें खींच रही हैं स्थल के एक रूप को, तो अब जितना जिसके पास है उसने खींच लिया, और बाकी का जो हिस्सा था उसके पास क्या, सपोर्ट तो रहा नहीं, तो कई बार तो नीचे घिस गया या फिर कई बार वो ऊपर उठ गया, समझ गए। तो इसी को क्या रहता है, ब्लॉक माउंटेन। और इसके एक उदाहरण है राइन घाटी। राइन घाटी का है हमारी यूरोप, और एक है वॉस्जेस पर्वत, ये भी का है हमारा यूरोप। भारत में देखा जाए तो सतपुड़ा रेंजेस या फिर विंध्याचल, बीच में जो बिल्कुल भारत के बिल्कुल बीचों बीच जारी है, जो ये क्या कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र पे, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भी क्या है हमारी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। और अब हमारा आ गया ज्वालामुखी पर्वत। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। और ये है हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी ओशनिक यानी महासागरीय प्लेट है। ये महाद्वीप से क्या होती है, पतली होती है, याद रखिएगा, ये महाद्वीप से पतली होती है। और ये जब बार बार टकराती है तो ये महाद्वीप के टकरा कर क्या होती है, बीच में आ जाती है महाद्वीप के, ऐसे अंदर धंस जाती हैं कई बार प्लेटें। कई बार प्लेटें आती हैं ऐसे, ये मोटी है, तो जो पतली वाली प्लेट होगी अगर वो मोटी वाली प्लेट से टकराएगी तो पतली वाली प्लेट अंदर धंस जाती है, कुछ इस तरह से, ये धंस गई, समझ गए।
ये यहाँ धंस गई तो यहाँ पर ये क्या करती है, प्रेशर मार देती है। जैसे ये इसके अंदर धंस गई, ये क्या करी, ये इसके अंदर धंस जाती है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर धंस गई और यहाँ पर जो ये है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट का सबसे नीचे हिस्सा और ये इसका, तो इसके बीच में घर्षण शुरू हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, गर्माइश निकलती है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है और यहाँ पर ये तोड़ देती है ये वाली प्लेट, कहीं पर भी ये छेद कर देती है मेल्टेड वाला हिस्सा। मैंने आपको बताया ना, ये हिस्सा जो मेल्टेड वाला एरिया है यहाँ आ जाता है ये मेल्टेड मैग्मा, और ये क्या करता है, गर्म होता है और हीट क्या होती है, कहीं ना कहीं से बाहर निकलती है। तो ये वाली हीट क्या होती है, धीरे धीरे ये स्थल पर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इस पर बार बार दरारें डालती है और इतनी दरारें डालती है कि कई बार ये फूट जाता है ऐसे, और क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है। फूट के क्या होता है, इस तरह से बिखर जाता है। समझ गए, ये वाला जो हिस्सा है ओशैनिक प्लेट कई बार क्या होती है, जब पास में आती है तो क्या होती है, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, और जो बीच में आता है ताप और दाब के कारण और मैग्मा घुस जाता है जो उसके साथ साथ मैग्मा भी तो घूम रहा है। मैग्मा क्या होता है, फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ आने के लिए और धीरे धीरे इन छेदों से तोड़ता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है और वो क्या हो जाता है, ज्वालामुखी फट जाता है वहाँ पर, और तब क्या बनते हैं, हमारे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। और ये ज्वालामुखी ये आता रहता है मैग्मा इस तरह से, और ये बनते जाते हैं ऐसे पर्वत कुछ इस तरह के। और ये क्या होता है, ये तो मैग्मा होता है, याद रखिएगा, जब अंदर रहता है पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड मैटर है वो मैग्मा होता है, लेकिन जब ये ऊपर फूट कर आता है यहाँ से, वेंट कहते हैं इस वाले हिस्से को जहाँ से निकलता है, ये वाले ही को चीज़ों को बोला जाता है लावा, फूट कर। तो इसमें क्या होता है, इस लावे में ये तो होता ही है मैग्मा, रॉक्स होती हैं जो मिट्टी है, क्या कहते हैं, बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वो निकल कर आती हैं, वो इतनी ज़्यादा जल जाती हैं कि राख बन जाती हैं, बिल्कुल जल कर वो बाहर आती हैं। और हमारी जो मिट्टी में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा, बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कि वो पाए जाते हैं, मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं, वो भी इसमें से निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो ये वाला जो लावा होता है, ये जो ज्वालामुखी पर्वत से जो लावा निकलता है, ये बहुत ज़्यादा मिनरल होता है, इसके अंदर खनिजों से भरपूर होता है। इस तरह से हमारे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। इसका उदाहरण है हमारा माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो क्वेश्चन आता भी है, कहाँ है, अफ्रीका में। और दूसरा है हमारा एग्जाम्पल फ्यूजियामा, जापान। जापान किसके उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका और फ्यूजियामा पर्वत जापान। पर्वतों के लाभ देख लेते हैं। पर्वतों के लाभ, पानी के संग्राहक, पानी के संग्राहक, और पानी के स्रोत भी होते हैं। 12 मासी नदियों के स्रोत लिख सकते हैं, 12 मासी नदियों के स्रोत होते हैं ये। पर्वतों के ऊपर जो हिमाद्री पाई जाती है, ग्लेशियर्स, तो धीरे धीरे पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है, और 12 महीने की नदियाँ, जो पूरे साल नदी बहती रहती है, उसे 12 महीने की नदी बोला जाता है, 12 मासी, ठीक है। उसका जो स्रोत का साधन है वो पर्वत ही है, क्योंकि पर्वतों के ऊपर ही हिमाद्री का निवास है, हिमाद्री रहती है। और दूसरा पानी के संग्राहक होते हैं। पर्वतों के अंदर इतना ज़्यादा ये ठंडक होती है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, और पेड़ों में सोखने की आदत होती है, मिट्टी के साथ पानी को भी स्टोर करके रखते हैं। और पर्वत बहुत सारे जीव जंतुओं का क्या होते हैं, आश्रय स्थल होते हैं, जीव जंतुओं का आश्रय, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। अलग अलग पर्वतों के लाभ हैं, उनको आश्रय प्रदान करते हैं, नेचुरल हैबिटेट प्रदान करते हैं उन लोगों को। और क्या है, पर्वतों में एक टूरिज़्म का आजकल सबसे बेस्ट है, पर्यटन के लिए लोग घूमने जाते हैं। जैसी गर्मी पड़ती है पर्वतों की तरफ हो जाते हैं, पहाड़ियाँ, धीरे धीरे पहाड़ियों से पर्वतों की तरफ, जैसे कुल्लू मनाली शिमला, तुम्हारा देहरादून नैनीताल। पठार, पठार स्थल का वो रूप होता है जो कुछ इस तरह से होता है। मैंने आपको बताया था कि जब ज्वालामुखी फटता है कुछ इस तरह से, ज़्यादातर पठारों का निर्माण क्या होता है, ज़्यादातर पठार ज्वालामुखी से निकला हुआ जो लावा होता है उससे बनते हैं।
ज्वालामुखी निर्मित लावा से बनते हैं। अभी बताती हूँ कैसे। ज्वालामुखी निर्मित लावा, ज्वालामुखी लावा से निर्मित, लावा से निर्मित, वो इस तरह से ज्वालामुखी फटा, कुछ इस तरह से। जहाँ जहाँ पर ज्वालामुखी मेल्टेड वाला जो लावा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ऐसे, ठीक है, लिक्विड होता है। धीरे 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 थोड़े टाइम के बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, बढ़ता गया। तो जहाँ जहाँ पर वो ठंडा हो जाता है कुछ इस तरह की शेप बन जाती है। ज़मीन है, ये हमारा स्थल है, और ये स्थल से थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट, तो यही होता है हमारा पठार। पठार ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, कुछ इस तरह की शेप होती है इनकी, टेबल नुमा। ये देख रहे हैं आप, टेबल नुमा शेप हो जाती है इनकी। नीचे ये ऐसे, और ये ऊपर जो इनका ये पर्वतों का तो शीर्ष कैसा था, संकरा, लेकिन इनका शीर्ष कैसा होता है, चौड़ा होता है, याद रखिएगा इनका। और इनकी ढलानें भी ज़्यादा नहीं होती हैं, हल्की सी होती है इनकी ढलान। तो यहाँ ये सबसे बढ़िया होते हैं क्योंकि ये पठारों किससे निर्मित होते हैं, लावा मिट्टी से। तो इनमें क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी, मैंने कहा था ना काली राख एकदम पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो किसके लिए होती है, कपास के लिए होती है सबसे बेस्ट। और दूसरा खनिजों के भंडार होते हैं ये, खनिजों के भंडार, क्योंकि यहाँ अंदर से मैग्मा आता है इसमें, और अपने साथ कई सारे खनिज लाता है, बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल, बहुत कुछ पाया जाता है। इसलिए पठारों पर खनन किया जाता है सबसे ज़्यादा। अगर हम खनन माइनिंग देखें तो कहाँ की जाती है, पठारों पर। पठारों की लंबाई 100 मीटर भी हो सकती है और उससे अधिक भी। पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं, याद रखिएगा। पठार क्या होते हैं, नए और पुराने होते हैं। जैसे हमारे वो थे पर्वत थे नए और पुराने, वलित पर्वत, ठीक है। पठार में सबसे पहला है हमारे यहाँ पर देखा जाएगा तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। जिसे भारत का खनिज क्षेत्र के लिए खनिजों का भंडार बोला जाता है, छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात पर है, ठीक है। स्वर्ण रेखा पर, स्वर्ण रेखा पर आपको पता होगा, स्वर्ण रेखा पर क्या है हमारा, टिस्को की फैक्ट्री भी यहीं पर लगी हुई है। दूसरा है हमारा दक्कन का पठार, दक्कन, ये लावा से निर्मित है, दक्कन का पठार। ये हमारा सबसे पुराना पार्ट है भारत का। जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जब वो अलग नहीं हुआ था, जब वो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में नहीं आता, जब दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था गोंडवाना लैंड का, तब हमारा दक्कन का पठार तब से है। तो भारत की सबसे पुरानी भूमि की बात करेंगे ना, सबसे पुराना भूभाग कौन सा, हमारा दक्कन का पठार। कुछ इस क्षेत्र ऐसा पाया जाता है ट्रायंगुलर शेप में। और ये क्या है, ये दक्कन का पठार ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी निर्मित। इसलिए यहाँ क्या क्या पाई जाती है, ज्वालामुखी से लावा पाया जाता है। और लावा यानी काली मिट्टी, जो सबसे बेस्ट है कपास की खेती के लिए, कॉटन। तंजानिया और युगांडा, ये सारे हमारे अफ्रीका में हैं। सबसे ऊंचा पठार हमारा है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। कई बार पठार कुछ इस तरह की शेप के होते हैं, तो नदियों का पानी आता है और ऊपर से नीचे की तरफ गिरकर जलप्रपात का निर्माण करता है, जलप्रपात। तो जलप्रपात बनता है तो इससे क्या बनती है, हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक उदाहरण है हमारा जोग गरसप्पा भी बोला जाता है इसे, जोग गरसप्पा। कहाँ है हमारा, कर्नाटक में, ठीक है। और एक है छोटा नागपुर का, मैं बता ही चुकी हूँ कौन से, उस पर हुंडरू जलप्रपात। दोबारा कर देती हूँ, हुंडरू जलप्रपात आ सकता है कहाँ है, मैच डैम में। तो ये है हमारा स्वर्ण रेखा पर, स्वर्ण रेखा या छोटा नागपुर का पठार, पठार। मैदान क्या होता है, 200 मीटर से नीचे इनकी हाइट होती है, ठीक है, 200 मीटर से कम हाइट, कम ऊंचाई। मैदान ज़्यादातर क्या होते हैं, समतल भाग, समतल भाग पृथ्वी का।
सबसे ज़्यादा लोग जो निवास करते हैं वो समतल एरिया में निवास करते हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है? क्योंकि समतल एरिया होने के कारण यहाँ पर हम लोग अपना घर आराम से बना सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट यातायात के लिए रोड वगैरह निकाल सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़, हर सुविधा जो हमें चाहिए वो समतल एरिया में सबसे ज़्यादा बन सकती है। और हम लोग पहाड़ों में निवास नहीं कर सकते। पहाड़ क्या होते हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनके जो ढाल होते हैं क्या होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होती है पहाड़ों पर, अचानक इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो हम लोग वहाँ पर निवास नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर खेती हो सकती है। खेती या फिर रहना, आश्रय, हर चीज़ के लिए हमारे मैदान सबसे बढ़िया हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान एक ऐसा मैदान है, एक एग्जाम्पल लिख लो, क्वेश्चन आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का ऐसा मैदान है, विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस वाले मैदान में रहती है, याद रख। जो समतल मैदान बनते हो, नदियाँ जब आती हैं अपने साथ, नदियों के गाद द्वारा निर्मित होता है, गाद या फिर सिल्ट जिसे कहते हैं, या फिर बांगर और खादर, बांगर या फिर खादर, इसके द्वारा नदियाँ जब आती हैं, बार बार पानी आता है तो अपने साथ क्या आता है? हर एरिया की मिट्टी, वहाँ का सामान लाती हैं और कई धीरे धीरे क्या करती हैं, ये जो समतल मैदान में जो गड्ढे पड्डे होते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ जो स्थल के रूप हो जाते हैं, जो मैंने कहा था कहीं से धंस जाती है, तो वहाँ वाले हिस्सों को भरते हुए जाती है। जो मिट्टी ला रही हैं वो इन हिस्सों में भर रही है, बार बार भरती जा रही है और धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ये हिस्से बढ़ते जा रहे हैं। किनारे की तरफ पानी बीच से बह जाता है, ये हिस्से यहाँ छोड़ जाती है, ऐसे इस तरह से कुछ, और यहाँ पर क्या हो जाता है? मैदानी एरिया बन जाता है। इसी को रहता है समतल या मैदानी भाग। गंगा ब्रह्मपुत्र का स्पेशली सबसे बड़ी नदी है इंडिया की, क्या कहते हैं? गंगा, ठीक है। और वो क्या करती है, ये वाले गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ जो बहती है तो क्या करती है, अपने आसपास जितना भी ये एरिया है यहाँ बढ़ती भी जाती है, पाटती भी जाती है, और धीरे धीरे यहाँ वेस्ट बंगाल में आकर नीचे गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, यहाँ डेल्टा। तो ये वाले जो समतल एरिया का निर्माण करते हुए जाती है अपने गाद से, जो भी अपने साथ मिट्टी ला रही है, रेत ला रही है, और जितनी चीज़ें लाती है नदियाँ अपने साथ, वो क्या होता है? बहुत ही पौष्टिक मिट्टी होती है, एकदम नई, एलुअल सॉइल जिसे बोला जाता है। जलोढ़ मृदा से क्या करती हैं ये, इसको बोलता है जलोढ़ मृदा से ये पूरे समतल एरिया को सींच देती हैं, पूरा कवर कर देती हैं। और यहाँ पर सबसे बढ़िया होता है कृषि के लिए ये एरिया। और जहाँ पर, और एक तो ये प्लेन होता है एरिया, दूसरा यहाँ पर क्या है, नदियों का पानी मिल जाता है, और सबसे बेस्ट है यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, वो इतनी ज़्यादा पौष्टिक होती है पौधों के लिए कि बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि, लेकिन अगर हम पठारी एरिया की बात करें या फिर पर्वतों की बात करें, वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल है। हम पर्यटन के लिए तो जा सकते हैं 2-4 दिन घूमने के लिए, चलो चले गए, बट अगर कोई गए कि वहीं रहना है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से शायद अब आजकल जो पर्वत में जो गांव वगैरह हैं, जैसे वहाँ से लोगों का धीरे धीरे पलायन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। क्योंकि वहाँ का जो भौतिक, जैसे कहते हैं ना कि भौतिक रूप से देखें जो स्थल है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल है। ना ही वहाँ बड़े बड़े, वहाँ पर क्या होते हैं, लैंड के पीस नहीं है, कटे हुए मिलते हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे जोते जिसे कहते हैं, वहाँ पर कृषि करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सीढ़ीनुमा कृषि तो होती है, बट इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता वहाँ किसानों को जितना यहाँ वाले किसानों को होता है, जो समतल एरिया में, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये समतल एरिया में आते हैं, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती अच्छी होती है, बजाय ये उत्तराखंड या हिमाचल वहाँ पर जो लोग करते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल क्या है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ, दूसरा है यांगत्से नदी द्वारा, क्या है, यांगत्से मैदान, ये हमारा है चीन में। बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।